ओके, ऑन कर दिया, क्लियर है पूरा। टॉपिक आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्प दाब। रिलैक्स होकर बैठो क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ओके। और ये आगे भी यूज़ होगा। और याद करो क्लास 11th में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे गैसियस स्टेट, याद आया, आइडियल गैस इक्वेशन सब पढ़े थे, तो वहाँ पे इस बात की चर्चा हुई थी। अच्छा से बैठो, एकदम एनर्जी के साथ अच्छा से बैठो, हाँ ठीक है। अब जो है वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बेसिक। एक टर्म है इवेपोरेशन, मैं बेसिक लिख देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग इसको अलग से लिख लेना। बेसिक का चीज़, सम बेसिक, छोटे क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, ओके। बेसिक, बेसिक में क्या है, एक टर्म है इवेपोरेशन। क्या टर्म है? इवेपोरेशन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। या इसका एक और नाम है वेपोराइजेशन। क्या नाम है? देखो बाबू, आगे चला जाएगा तो बोल देना, दिख रहा है ना, वेपोराइजेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बाष्पीकरण। नाम सुने हो, 9th क्लास में पढ़े होगे इसके बारे में बहुत डिटेल से, ओके। देखो मेरी बात सुनो, जो बता रहा हूँ रिलैक्स होकर सुनो, पहले इस टर्म को समझना जरूरी है। इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन एक टर्म होगा, ये बेसिक है तुम्हारा, कुछ बेसिक बता रहा हूँ छोटे क्लास का, बेसिक्स। चलो हैशटैग बेसिक्स, ओके चलो। अब मैं क्या इवेपोरेशन समझा रहा हूँ तुमको, एक टर्म समझा रहा हूँ बॉइलिंग का चीज, बॉइलिंग का चीज, बॉइलिंग, ओके। बॉइलिंग को हिंदी में कौथन बोलते हैं, कौथनांग नहीं, कौथन, ओके कौथन, समझो बात को। या इसको दर्पण भी बोल देते हैं, दर्पण, दर्पण नहीं, कौथन सही है, बॉइलिंग, हाँ कौथन। अब सुनो, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों का मतलब क्या होता है? इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जल्दी बोलो, लिक्विड, यहाँ लिख देता हूँ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, इसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। कहो सर क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है, फर्क बता सकते हो? जब लिक्विड को गर्म करते हैं, जब तुम कोई भी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड हो, जैसे वाटर हो, चाहे मिल्क हो, चाहे तुम्हारा तेल हो, ऑयल हो, किसी टाइप का, अल्कोहल हो, किसी टाइप का भी लिक्विड हो, ओके, वो सभी लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के बॉयल करता है। क्या करता है? व्हाट यू मीन बाय बॉयल? बॉयल करता है मतलब कि वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, उसका भाप बनना, वाटर के लिए भाप इस्तेमाल करते हैं, वेपर, वाष्प, वाष्प बोल देते हैं, उसका गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो हर लिक्विड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होने की टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे तुमको पता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। जो शराब होता है अल्कोहल, उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? 78 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस, ओके ओके। तो अब इसका मीनिंग क्या है बताओ, पहले कौन गैस बनेगा? अल्कोहल पहले गैस बनेगा कि पहले पानी गैस बनेगा? क्यों? क्योंकि अल्कोहल का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, इस समय सब मैं सबको लिख दूंगा, डोंट वरी, क्लियर हो गया? और टेम्परेचर इसका, वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सही डेफिनेशन हम लोग अगले इसी चैप्टर में आगे के कुछ टॉपिक में पढ़ेंगे कि रियल डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्या है। बट अभी फॉर द टाइमिंग, ओके, हम लोग ये समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर, बोलो, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस बनना शुरू कर देता है, बस ये है ना बॉइलिंग पॉइंट। अब टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? या इवेपोरेशन, ठीक है। बट बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, बट इनमें क्या फर्क है? दिस इज अकर्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट दिस इज occurring at any temperature. This is occurring, बोलो, it occurs at any, sorry, at particular temperature, but it occurs at any temperature या at all temperature. What do you mean by this, sir? यानी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, टेम्परेचर फिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, फिक्स टेम्परेचर पे अगर होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, जैसे वाटर बॉयल करता है तो वाटर के लिए बोलेंगे कि बॉइलिंग हो रहा है, वाटर बॉइलिंग कर रहा है तो बॉइलिंग बोलेंगे, उसके लिए इवेपोरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री से बॉइल करना शुरू, लेकिन इवेपोरेशन देखते हो गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूख जाता है, अरे सूख जाता है ना, सूख जाता है, क्यों सूख जाता है वो? क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा?
वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। इस बात से ये भी समझ में आ गया कि वेपोराइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वेपोराइजेशन होगा, वाटर गैस बन करके बाहर वेपर बन के एयर में मिलते जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है क्या गर्मी के मौसम में? अरे 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं होता। फिर भी पानी भाप बन करके उड़ रहा है। वोलाटाइल है, वाटर वोलाटाइल है। जो एक शब्द इस्तेमाल होगा पूरे चैप्टर में, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। क्या बोलो फिर से? वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है जो गैस बन करके उड़ जाए वो वोलाटाइल, जो गैस बनकर नहीं उड़े, बताइए गैस बनकर उड़ेगा? गर्म करो तो ये नॉन वोलाटाइल है। अब पानी गैस बनकर उड़ेगा ना उड़ेगा? कैसे को बोलो? वोलाटाइल है। वैसे दुनिया में हर चीज कुछ ना कुछ गैस बनकर उड़ता है, लेकिन हम लोग वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल जनरल शब्द में बोल रहे हैं कि वाटर जो है वोलाटाइल है, वाष्पशील है। क्या है? वाष्पशील नहीं, वाष्प बन करके उड़ेगा गर्म करेंगे तो, है ना? या उड़नशील भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उड़नशील, यानी उड़ने वाला। समझी? एक होता है अवाष्पशील, नॉन वोलाटाइल, या अउड़नशील, जो उड़ता चीनी के भाप बनकर उड़ेगा, नमक भाप बनकर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। तो लिक्विड गैस बनकर, लिक्विड जो है गैस बनकर उड़ता है, तो जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ओके, ये ज्यादा वोलाटाइल नेचर का है। कौन नेचर का है? तो वोलाटाइल ने समझा? अरे वोलाटाइल मतलब समझा, समझी? यानी कि गैस बन करके उड़ने की टेंडेंसी जो होती है उसको बोलते हैं वोलेटाइल नेचर। ओके, क्या क्लियर हुआ बात को? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इवेपोरेशन जो गर्मी के मौसम में वाटर, तुमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना शुरू हो जाता है, यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन गर्मी के मौसम में टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। अरे 100 डिग्री सेल्सियस ना होता है, फिर भी वो वेपर बन करके उड़ना शुरू करता है, उड़ता है। गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाते हैं, बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं, बड़े बड़े नदियां सूख जाती हैं। होता है ना? होता जी? क्यों? वेपर बन के क्यों उड़ रहा है? टेम्परेचर तो कम है। तो किसी भी टेम्परेचर, टेम्परेचर कम भी रहेगा ज्यादा भी रहेगा, तुम एक गिलास पानी ले लो और अपने घर के दरवाजे पर रख दो धूप में, जल्दी सूख जाएगा। देखोगे कुछ ना कुछ कम तो होगा ही होगा। तो वेपर बन के उड़ा ना, टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, लेकिन फिर भी वेपर बन करके उड़ा। लेकिन वो सरफेस के ऊपर से उड़ा। कहां से उड़ा? अंदर से नहीं उड़ा। लेकिन एक बात याद ना, जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो वाटर के अंदर से भी बुलबुला क्या होता है? निकलता है। मतलब पूरे वाटर के अंदर से वेपर बन करके बुलबुला, मतलब गैस बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं, जो गर्मी के मौसम में जो वाटर वेपर बन के उड़ रहा है, वो केवल सरफेस के ऊपर से, अंदर से बुलबुला। न तो गर्मी में तो ऐसे मछली मर जाएगा यार। क्या समझ आ रहा है बात को? मैं क्या बोल रहा हूं? नीचे देखो तालाब वगैरह में नीचे ठंडा होता है थोड़ा सा, ऊपर का मौसम गर्म होता है, नीचे का मौसम ठंडा होता है। सुनियो ना, पानी तालाब में कभी नहाओगे तो देखो नीचे में ठंडा रहेगा, गर्मी के मौसम में ऊपर में गर्म रहेगा, तो लोग नीचे रहना पसंद करते हैं। तो थोड़ा देर नीचे सांस को रोक के रखते हैं। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और कभी कभी मान लो कि किसी का सांस रुक गया तो ओम नमो नमो नमः हो गया, ओम नमः शिवाय। क्या समझे? राम नाम सत्य है ना जी। देखो तो मैंने क्या बोला, समझ आया बात को? क्या बोला? अरे समझा? सो इस इवेपोरेशन भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन है। बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि बॉइलिंग अकर्स एट पर्टिकुलर और डेफिनेट टेम्परेचर, बट इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। क्या समझ आया? ये किसी भी टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर फिक्स होना कोई जरूरी? ये सरफेस के गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये सरफेस के ऊपर से उड़ेगा। सरफेस वाला मॉलिक्यूल भागेगा, वाटर मॉलिक्यूल, सरफेस वाला क्योंकि उसको डायरेक्टली एनर्जी मिल रहा है, सनलाइट का एनर्जी मिल रहा है। अंदर तो कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी मिल रहा है, भाई एनर्जी मिल रहा है हमको, लिक्विड का मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, भागेगा दूर। लेकिन इसमें क्या एनर्जी पूरे मटेरियल को मिल रहा है, पूरे बल्क में मिल रहा है। पूरे बल्क मतलब पूरे वाटर को मिल रहा है, बल्क मतलब पूरे में। और ये सरफेस पे मिल रहा है। यहाँ पे एनर्जी किसको मिल रहा है? सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल को। यहाँ पे एनर्जी कहाँ मिल रहा है? पूरे बल्क में, पूरे बर्तन के मॉलिक्यूल को मिल रहा है। बल्क बोलते हैं उसके लिए शब्द, बल्क मतलब पूरे बर्तन के पानी को मिल रहा है एनर्जी। सो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है। कौन फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है। मारो ओके। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना? जल्दी बोलो। और बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब पूरे बर्तन में होने वाला घटना, वो घटना जो पूरे बर्तन में होता है। ठीक है? क्या समझाया? अरे दोनों में फर्क समझ रहे हो? तो इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना। और बॉइलिंग क्या होता है? बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब BUL के बल्क मतलब पूरे वाटर से बुलबुला बाहर निकल के गैस बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं केवल ऊपर वाला, कहीं ऐसा नहीं सर, नहीं हम तो गर्म नीचे से करते सर, तो नीचे से बुलबुला निकलेगा ना, पूरी जगह से निकलेगा बुलबुला, पूरे वाटर को एनर्जी मिल गया उतना। आर यू बुझिंग नॉट? That's why boiling occurs at definite temperature or particular temperature, but evaporation occurs at all temperature. ये हर एक टेम्परेचर पे होता है। ये एक खास तापमान पर, निश्चित तापमान पे होता है। ये किसी भी तापमान पर हो सकता है। क्या दोनों में फर्क है कि नहीं है? और ये बुझिएगा ना,
तो इवेपोरेशन समझ में आया। यही इवेपोरेशन से वोलेटाइल नेचर क्लियर डिसाइड होता है कि वाटर नॉर्मल टेम्परेचर में वेपर बन करके, ऐसा नहीं कि वाटर गर्मी ठंडा के मौसम में वेपर वेपराइज नहीं करता था। देखो ना ठंडा के मौसम कपड़ा सूखता है नहीं सूखता है, थोड़ा दिन लगता है, समय लगता है, लेकिन कपड़ा सूखता है नहीं सूखता है। कपड़ा सूखने वाला कपड़ा में पानी था, वेपर बन करके, लेकिन गर्मी के मौसम में बनिस्बत ठंडा के तेजी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि इवेपोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? फर्क समझ आया? तो इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट, बट ये किसी भी तापमान पे हो सकता है, बट ये फिक्स निश्चित तापमान पे होगा, डेफिनेट टेम्परेचर पे होगा। ओके, ये सरफेस फिनोमिना है, सतही प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? हाँ, बट ये क्या है? बल्क फिनोमिना है, पूरी प्रक्रिया, अंत प्रक्रिया, पूरे होल प्रक्रिया बोल सकते हो, बल्क फिनोमिना। दिस इज सरफेस फिनोमिना, दिस इज क्या? क्लियर हुआ बात? जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? और एक और, इवेपोरेशन से जब देखो इवेपोरेशन होगा ना कभी भी तो ठंडक महसूस होगा। क्या महसूस होगा? हाँ, गर्मी के मौसम में जब पसीना गिर रहा होता है, तो जब पसीना गिर रहा होता है, जब ठंडा के तो मौसम में आओगे ना, यानी कि हवा पंखा के नीचे आओगे या पेड़ के नीचे आओगे, आप बैठे रहोगे एकदम अच्छा हवा चलता रहेगा तो सूखेगा, ठंडा महसूस होगा। ना होता है क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा ठंडक पैदा होगी। दैट मीन्स इवेपोरेशन causes cooling. What I'm telling? Repeat with me. Evaporation causes cooling. Evaporation के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। फिर से बोलो, क्या बोला? हाँ, यही रीजन है कि गर्मियों के मौसम में छत पर हम लोग बाल्टी पानी फेंकते हैं और तब रात को सोते हैं। दिन में गर्म हो जाता है ना छत, रात को क्या करते हैं? 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी पानी फेंकते हैं उस पर, पूरा ठंडा हो जाता है, फिर आराम करते हैं, चित सोते हैं, उल्टा फुल्टा टेढ़ा लेकर सब करके सोते हैं। क्योंकि अगर मान लो बिना पानी डाले सो सकते हैं, रात को भी नहीं सो पाएंगे, हल्का हल्का गर्म बोलो रहेगा, इसलिए पानी डालते हैं। क्योंकि पानी डालने से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन होगा तो उसकी क्या बोलते हैं, वो जो ऊपर वाला सरफेस है वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर उसका घट जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एनर्जी लेकर के भाग गया। और ये बुझिए ना, समझा बात को? बॉइलिंग से ठंडक पैदा नहीं होता है, बल्कि हाँ, ये बात मैं बोल रहा हूं। अरे समझ रहा है? नहीं समझा? बताओ, जल्दी बताओ। इवेपोरेशन क्या उत्पन्न करता है? ठंडक पैदा करता है। तो दोनों में क्लियर समझाया? तो कुछ बेसिक पहले लिख लो। आइए बताओ, कुछ सब्सटेंस वोलेटाइल होता है, कुछ सब्सटेंस वही इवेपोरेशन, जिनका इवेपोरेशन ज्यादा होगा उनको बोलेंगे वोलेटाइल नेचर का है, जिनका इवेपोरेशन बिल्कुल ना होगा, नगण्य होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। जैसे चीनी नॉन वोलेटाइल है, नमक क्या है? नॉन वोलेटाइल है, वाटर क्या है? वोलेटाइल है, अल्कोहल क्या है? वोलेटाइल है। क्या वोलेटाइल समझे? उड़नशील, उड़ने वाला, भाप बन के, सॉरी भाप बन के उड़ने वाला, वेपर बन के उड़ने वाला। क्या समझे? हम क्या? भाप बन के उड़ने वाला। अब बताओ, वाटर में और अल्कोहल में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल है। कितने समझदार हो? क्योंकि कम में टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस ही जैसे टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस गया, वेपर बनना शुरू, अल्कोहल का वेपर बनना शुरू। लेकिन वाटर को वेपर बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वो वेट करेगा, भाई हम थोड़ा सा आराम से बनाएंगे, हमको तो और चाहिए एनर्जी हमारे बीच। क्यों 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 पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तेल का उससे ज्यादा हो सकता है, शहद का उससे भी ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के बीच में उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर और अल्कोहल में बताओ, मैं पूछूंगा कि वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अल्कोहल के वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? बताओ। वाटर में, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तब टूट रहा है, यानी कि ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तब तो वो अलग हो रहा है, वेपर बन के निकल रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, वीकर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या समझ आया? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या समझ आ रहा है? सो बॉइलिंग पॉइंट गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए किया जाता है। तो प्रोसेस क्लियर होगा अच्छा से? इवेपोरेशन में क्या होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड बॉइलिंग में भी, लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये बल्कि फिनोमिना है, बल्क मतलब पूरे बर्तन में होगा, और ये मानी पूरे बर्तन से बुलबुला निकल कर निकला, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर, केवल सरफेस के ऊपर, सरफेस फिनोमिना। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छा से? ये बेसिक देना बहुत जरूरी था। हाँ, बोलता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा, ऐसा नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करेगा। लेकिन तुम देखते हो गर्मी में भी या ठंडा में पानी वेपर बन करके 20 डिग्री सेल्सियस भी उड़ेगा, 25 डिग्री सेल्सियस भी उड़ेगा,
30 डिग्री सेल्सियस भी उड़ेगा, 40 डिग्री सेल्सियस भी उड़ेगा, टेम्परेचर फिक्स ना है। हाँ, ये ज्यादा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वेपर ज्यादा बढ़ता जाएगा, अलग बात है, लेकिन हो तो रहा है प्रक्रिया। सो दिस प्रक्रिया occurs at all temperature, this प्रक्रिया occurs at different temperature, are you buzzing or not? तो हर लिक्विड की अपनी अपनी बॉइलिंग पॉइंट होती, उसका इवेपोरेशन का कोई बॉइलिंग पॉइंट है। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट टर्म इस्तेमाल नहीं करते, किसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं? बॉइलिंग के लिए। आर यू बुझिंग or not? बुझ रही हो? इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? लिख दे इसको, वीडियो पॉज कर, मैं कुछ पॉइंट नोट करके लिख देता हूं बेसिक में, तो बेसिक उतार लेना, तब वेपर प्रेशर पे आते हैं, ठीक है? चलो वीडियो पॉज करो। हो गया? ओके, चलो बात नहीं करो, ये जितने भी मैंने समझाए वो सारी चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे से लिख दिया ना। एक चीज सुनो बच्चा, मैंने लिखा कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, किसी भी टेम्परेचर पे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस क्यों लिखा? खुद ब खुद होता है, करवाना अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः होने वाला, कहते स्वतः, खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, बोलो स्वतः, खुद ब खुद होता है। द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस में खुद ब खुद बदलना, स्वतः परिवर्तन होना किसी भी टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या हो गया? जब द्रव गैस में स्वतः किसी भी तापमान पे परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं। इट इज सरफेस फिनोमिना, ये सतही प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया है? सरफेस के ऊपर होता है, और ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, सभी टेम्परेचर पे होता है। इट कॉजेज कूलिंग, इसकी वजह से ठंडक पैदा होता है। इट कॉजेज कूलिंग मतलब इसकी वजह से, इसके कारण ठंडक उत्पन्न होता है। एंड लिक्विड, अब एक चीज समझो, एक और नया चीज, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको? इवेपोरेशन। लेकिन गैस को जब ठंडा करोगे ना तो लिक्विड फिर बनेगा। जब लिक्विड को गर्म करोगे तो, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड बनेगा। देखो ना, जब बर्तन में गर्म होता है तो बर्तन को, दूध का बर्तन देखो ना, गर्म करके ऊपर से ढक्कन रखे रहते हैं ना, कवर करते हैं, तो ढक्कन को हटाओ तो देखो उसमें बूंद सब लगा लटका रहेगा। ठंडा होने के बाद या गर्म होने के बाद तो घर पर रखे रहोगे तो ठंडा, गैस जब ठंडा होता है तो क्या बनाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, संघनन। क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, संघनन। क्या समझाया? अरे बादल में जो पानी, जो अब गर्मी के मौसम में पानी जो ऊपर जा रहा है, एयर में घुसा हुआ है नमी के तौर पे, भाई बाद में बादल का निर्माण करेगा। जब मौसम टेम्परेचर घटेगा ना तो वो वही गैस सब क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। फिर बादल के तौर पे, यहाँ बारिश के तौर पे यहाँ बरसेगा हम लोग के सर पे। अब हम लोग गाना गाएंगे, बादल यूं बरसता है, गरजता है बरसात के मौसम में। क्या समझा जी? हाँ, अब बॉइलिंग तो समझ गया कि बॉइलिंग लिक्विड से गैस में कन्वर्ट तो होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पे। इट अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, इट इज बल्क फिनोमिना। कौन फिनोमिना? व्हाट डू मीन बाय बल्क फिनोमिना? पूरे बर्तन से गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलना, या पानी, वाटर मॉलिक्यूल गैस बनना शुरू हो जाता है। केवल वाटर के लिए मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे के लिए एग्जांपल हो सकता है ना। तो जो जिनका इवेपोरेशन होगा ना, जिनका इजिली इवेपोरेशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे वोलेटाइल। क्या बोलेंगे? वाष्प से, जैसे वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, आगे पढ़ेंगे सब। कुछ नॉन वोलेटाइल जैसे चीनी हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, जैसे कि नमक हो गया, ये सब नॉन वोलेटाइल है। क्या है? ऐसा नहीं कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता है, होता है, मैंने प्रेशर होता है उसका, लेकिन वो बहुत कम वेपर बनाता है, ज़्यादा नहीं बनाता है। तो ये क्लियर हो गया बेसिक? चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे। क्या चीज़ पे? ये बेसिक अगर नहीं आता ना तो फिर बच्चों को मजा नहीं आता पढ़ने में। ये सब बेसिक आना चाहिए, आता भी तो एक बार रिवीजन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ तुम लोग के लिए, ये सब जितनी चीज़ें मैंने बताई इसमें से कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्लास की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे कंसेप्ट है। बच्चों को जब ये नहीं आता है तो समझ में कम आता है। कुछ नहीं, ये समझा दिया मैंने। अब सुनो ना, पहले समझो यहाँ पे। अब वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? चलो, एक बर्तन है हमारे पास, क्या है बताओ? सब बच्चा का ध्यान सुनना। बर्तन है, इस बर्तन को गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? बर्नर है ये, क्या चीज बताओ? बर्नर। सुनो ना, ज्वालक, गर्म करने वाला बर्नर, जो मैं गर्म कर रहे हैं, इसको बर्तन को ढके हुए हैं, ढके हुए, पानी इसके अंदर डाला हुआ था। क्या डाला हुआ था? जल्दी बोलो ना। पानी डाला हुआ है, ठीक है जी। वाटर अब गर्म होगा तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इवेपोरेशन हुआ, गर्म नहीं भी करेंगे तब भी इवेपोरेशन होगा, ऐसा नहीं है बिना गर्म किए भी इवेपोरेशन होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा ना एनवायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर होगा ना। बोला ना मैंने कि जो इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। हाँ, गर्म करेंगे तो ज्यादा वेपर बनना शुरू होगा ना, तो वेपर बनेगा। अभी वेपर क्या होगा, अब जैसे बर्तन खुला रहता था वेपर गैस का हो जाता, बाहर निकलते रहता, अरे समझ रहे हो ना। लेकिन अभी बर्तन तो खुला नहीं था, अंदर अंदर वेपर रहेगा, जो लिक्विड के वेपर बनेंगे ना वो वेपर अंदर अंदर रहेगा। तो मान लो यहां से ये कौन बताओ, अंदर का मॉलिक्यूल वेपर बनेगा कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल वेपर बनेगा? अंदर के मॉलिक्यूल का वेपर बनेगा कि बाहर के सरफेस के वेपर का मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर से वेपर बनना शुरू हो जाएगा। लो ये वेपर बन करके बनना शुरू हो जाएगा, गया गया गया, ये गोल गोल देख रहे हो, गोल गोल वाटर मॉलिक्यूल है ये, क्या है? गया गया, जल्दी बोलो, अरे गया कि नहीं गया? पहले ऐसा करते ना, कुछ वेपर जाकर के गया, वेपर सब गया, वेपर यहाँ जमा हो गया। लो ये वेपर जाके क्या हो गया, जमा हो गया। गौर किए, कोई टेम्परेचर गर्म नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर बोलो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, नॉर्मल कंडीशन में वेपर बनना शुरू हुआ, वेपर जाकर के फंस गया, क्योंकि हमने बर्तन को खुला रखा नहीं है। खुला रखा तो क्या होता, बाहर हो जाता। अभी बर्तन को मैंने क्लोज रखा है, बंद रखा है, बंद रखेंगे तभी जाके इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। किसी बात करेंगे? अब बताओ, जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, सुना बच्चा, गया मॉलिक्यूल गया, ये गैस मॉलिक्यूल है, वेपर है इसका, इसमें लिक्विड का वेपर है, गया तो क्या हुआ, इवेपोरेशन। क्या हुआ, स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा। लेकिन जैसे बताओ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा क्योंकि उसकी टेम्परेचर घटेगी, क्योंकि अंदर में टेम्परेचर तुम बढ़ा तो नहीं रहे हो, तो गैस बार बार यहाँ पे भीड़ लगेगा, तो कुछ गैस जो है वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा। माने इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा। क्या होगा, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल ना है, गैस मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग में मान लो कि यहाँ पर वेपर तो नहीं था, अरे सुन रहे हो, यहाँ पे कोई वेपर मॉलिक्यूल नहीं है, तो वेपर मॉलिक्यूल नहीं है, स्टार्टिंग में वेपर ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगा तो कुछ मॉलिक्यूल वापस बोलो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि बर्तन को तुमने क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है। यार नॉर्मल कंडीशन तुम सोचो, दूध को गर्म करके घर पे रख देते हैं, बर्तन से ढक देते हैं, तो बर्तन का ढक्कन हटाते हो तो उस पर बूंद रहता नहीं रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि तुम गर्म करके रखे तो ठंडा हो गया, तो ठंडा होने पर फिर से वापस जो वेपर था वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ बात को? तो एक साथ साथ प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, जैसे इवेपोरेशन जब होता है तो वहां पे वेपर आके जमा हो जाता है, जैसे वेपर जमा होता है तो फिर ठंडा होकर क्या होने लगता है, वो पानी बनना शुरू हो जाता है। यानी इवेपोरेशन भी होता है और लिक्विड से गैस का कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है, गैस फिर वापस किसमें आ रहा है, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? तो इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा, लिक्विड वेपर में भी बदलेगा और वेपर वापस लिक्विड में भी बदलेगा एक साथ। लेकिन स्टार्टिंग में इवेपोरेशन ज्यादा होगा और कंडेंसेशन कम होगा। धीरे धीरे इवेपोरेशन क्या होगा, घटते जाएगा। ये इवेपोरेशन में जैसे मान लो ये इवेपोरेशन, तो यहाँ ये नो, ये दोनों मान लो एक साथ है, ये तुम्हारा कंडेंसेशन है, क्या है बताओ, ये तुम्हारा क्या है? अब सुना मेरी बात को अच्छे से, स्टार्टिंग में तुम्हारा इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा, इवेपोरेशन हुआ ज्यादा, ओके, और कंडेंसेशन क्या होगा, कम। धीरे धीरे कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इवेपोरेशन थोड़ा घटेगा, कंडेंसेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन घटेगा, एक टाइम क्या आएगा, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाएगा, सेम। स्टार्टिंग में मान लो कि 10 ठो मॉलिक्यूल गया, 10 ठो मॉलिक्यूल लिक्विड से निकल करके वेपर बन गया, ठीक है, और उस टाइम में 2 ही मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कंडेंसेशन हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, बाद में फिर अगर मान लो थोड़ा देर बाद 8 मॉलिक्यूल ही गया वेपर बनने के लिए, और वेपर जो है 4 मॉलिक्यूल वापस आ गया वेपर से, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर एक टाइम आएगा कि 5 मॉलिक्यूल गया, 5 मॉलिक्यूल आया, तो एक टाइम आएगा मान लो कि 2 मॉलिक्यूल, सुनो अच्छा से, 2 मॉलिक्यूल गया क्या बनने के लिए, जल्दी बोलो, या वो तो भर जमा हो गया। अरे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, और ये इवेपोरेशन तेजी से हो रहा है, तो पर जमा हो गया। अब बाद में मॉलिक्यूल गया, उठने गया, अब वापस ये यहाँ पर गया, वापस ये दोनों मॉलिक्यूल बोलो, ये वाला गया तो यहाँ बैठ गया, ये दोनों मॉलिक्यूल पे वापस यहाँ का कहीं का भी आ सकता है, समझाने के लिए मैंने बताया। तो ये मान लो दोनों का रेट क्या हो गया इस केस में, सेम हो गया। तो यहाँ पर बताओ मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो गई कि चेंज हो जाएगी, बताओ, सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल भले मान लो यहाँ पे 10 ठो आ गया, क्या आ गया, ए लड़का सुनो ना, इंपॉर्टेंट है, इतना बक नहीं रहे, हम छोड़ देंगे इस टॉपिक को, ध्यान सुनो। यहाँ पे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, 10 मॉलिक्यूल जमा हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल नीचे से गए ना वेपर बनने के लिए, वापस उतना ही मॉलिक्यूल
कंडेंसेशन हो गया उसका, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यही दोनों मॉलिक्यूल नहीं, ये गया मान लो, ये दोनों गया, फिर यहाँ से एक मॉलिक्यूल, एक यहाँ मॉलिक्यूल वापस आ गया। क्या समझा आपको? तो 2 गया 2 आया, तो पहले 10 था, अब 2 गया 2 आया, फिर भी क्या हो रहेगा? 10 ही ना रहेगा। 2 गया तो 12 हुआ, फिर 2 वापस भी आ गया, फिर 10, फिर 3 गया और 3 आया, 10 रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां पर जो मॉलिक्यूल की संख्या, वेपर की संख्या है, वेपर के मॉलिक्यूल की संख्या, वो तो फिक्स हो गया, यानी कि वेपर का जो अमाउंट है क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो जिस टाइम पे कंडेंसेशन का रेट और इवेपोरेशन का रेट सेम हो जाए, वहां उस टाइम पे यहाँ पे वेपर के मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो जाएगी, और वेपर जितना प्रेशर लगाएगा ना इस बर्तन पे, उसी प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आया किस पे? इक्विलिब्रियम पे। किस पे? इक्विलिब्रियम हो गया हुआ, क्योंकि रेट, कंडेंसेशन का रेट, जाने वाला का रेट और आने वाला का रेट क्या है? सेम है, इसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माने कि लग रहा है कि मॉलिक्यूल जा रहा है, लेकिन लग रहा है कि 10 मॉलिक्यूल है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। मैंने लिखा है देखो, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, किसी लिक्विड के वेपर्स का वो पार्शियल प्रेशर प्रेशर ओके, जिस जो वो इक्विलिब्रियम पे लगाता है। किस पे लगाता है? इक्विलिब्रियम पे लगाता है, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम आया कि ना आया? किसके बीच में इक्विलिब्रियम आया? लिक्विड और गैस के बीच में, वेपर के बीच में या गैस के बीच में ना। यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, 2 मॉलिक्यूल गया तो 2 मॉलिक्यूल आ भी गया, कोई जरूरी नहीं कि जो 2 मॉलिक्यूल जो गया था वही आएगा, कोई जरूरी 2 मॉलिक्यूल ये वाला गया था, दूसरा 2 मॉलिक्यूल आ गया। उस कंडीशन में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल की अमाउंट वहां पे क्या हो जाएगी? वेपर के मॉलिक्यूल की फिक्स हो जाएगी। जब वेपर के मॉलिक्यूल फिक्स हो गया, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो डायनामिक है, लेकिन हमको लगेगा कि वो डायनामिक कि मॉलिक्यूल वहां पे फिक्स है, क्योंकि 2 जा रहा है 2 आ रहा है, 4 जा रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। कौन सा? प्रोसेस तो चल रहा है, प्रोसेस तो हो रही है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन दोनों का रेट उस टाइम में क्या है? सेम है। समझा? तो उस टाइम पर जो जितना वेपर बचा हुआ ऊपर में, जितना वेपर बचा हुआ है, वो जितना प्रेशर इस बर्तन पे लगाएगा, इस लिक्विड पे जितना लगाएगा, उस वेपर को, उस प्रेशर को बोलेंगे वेपर। अब कितना अच्छा नाम रखा गया यार, वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर खत्म। चलो मेरे साथ बोलो, द प्रेशर ऑफ वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कितना इजी है? वेपर्स का प्रेशर बोलो इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर कहलाता है। आसान है कि नहीं? सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, आसान है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम पर वेपर का प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। बहुत आसान है, टफ नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम शब्द बोलना अनिवार्य। अगर इक्विलिब्रियम नहीं बोल पाए तो वेपर का डेफिनेशन पूरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। कितना बच्चा क्या करता है? इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं समझता ना, क्या करता है? जैसे कोई बच्चा 11th में इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, ठीक है, मतलब नहीं समझता है, तो क्या होता है कि डेफिनेशन से इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है? हटा ही देता है कि इतना टफ कौन नाम लिखने जाएगा, पहली बार नाम ही सुने में, ना। तो हम लोग ऐसा करते थे 11th 12th हम लोग पढ़ते थे ना, तो जहाँ देखते थे डेफिनेशन टफ है, तो जो लैंग्वेज टफ रहता था ना, उसको काट के हटा ही देते थे, इजी लैंग्वेज लिखते थे, बड़ा मजा आता था लेकिन याद करने में। जब नंबर कट जाता था तो गाली देते थे मास्टर को, पढ़ के गए थे, लिखे थे, इतना याद करके इतना रट के गए थे, नंबर नहीं दिया। सो इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेफिनेशन डिसाइड करेगा। तो याद ना कि वेपर प्रेशर को डिफाइन किया गया है इक्विलिब्रियम पे, किस पर डिफाइन किया गया है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेपर प्रेशर करना चाहिए, किसी वेपर के प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर, लेकिन इक्विलिब्रियम पे। क्या समझा? हाँ, लिक्विड का वेपर भी हो सकता है। अब अभी तो प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मतलब सॉल्यूशन बनाया, उसमें अल्कोहल भी डाल दे, पानी भी डाल दे, पानी सॉल्वेंट है मान लो, अल्कोहल तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है, तो दोनों वेपर बनाएगा। अरे इसका भी वेपर बनेगा, और तो वहां पे सॉल्यूशन के वेपर की बात करेंगे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो वाटर का वेपर प्रेशर अलग बनेगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर अलग बनेगा, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओके, तो उसको तो वेपर प्रेशर तुम्हारा एक तरह का पार्शियल प्रेशर ही है, पार्शियल प्रेशर जो अपना प्रेशर लगा रहा है। तो पार्शियल प्रेशर लिखा हुआ डेफिनेशन, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, वो पार्शियल प्रेशर जो वेपर्स के द्वारा लगाया गया है, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, कोई जरूरी लिक्विड का, कोई जरूरी, माने वेपर प्रेशर केवल लिक्विड का होता है, ये कहना क्या है? 100% रॉन्ग है। सॉलिड का भी वेपर प्रेशर हो सकता है, समझा? क्योंकि कुछ सॉलिड भी है जो डायरेक्टली लिक्विड सॉलिड से सीधे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। नाम सुनो कपूर का? कैम्फर कपूर, हाँ, नैप्थलीन गोलियां बॉल है ना, फिर एंथ्रासीन, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, ये सारे केमिकल ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड में कन्वर्ट, कपूर देखिए हो ना, कपूर, अरे जख्म को हमें लगाता है घर पे, मम्मी तेल में नारियल का तेल लगेगा बच्चा को घर में, छोटे बच्चे को, फिर हाँ सही बात बोले, तेल लगाया तो हाथ पे रखोगे कपूर का गोली, हाथ रगड़ोगे गैस बन जाएगा। हाँ, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेटेड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं?
और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन याद है हिंदी में, ऊर्ध्वपातन, बुझ गए। तो पार्शियल प्रेशर वो आंशिक दाब, देखो किसी वेपर के वो आंशिक दाब, ओके, किसी वेपर के वो आंशिक दाब जो इक्विलिब्रियम पे लगता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर वाष्प दाब। ओके, आंशिक दाब भैया, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। ओके, समझे बात को। तो वेपर प्रेशर एक तरह का पार्शियल प्रेशर ही है, बट वो इक्विलिब्रियम पर है। किस पर है? और ये कांस्टेंट रहता है। देखो इस रिलेटिव यहां पर बताओ, इस यहां पर कंडीशन जो है इस पॉइंट पे आकर के इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया। देखो यार से स्टार्टिंग में टाइम बढ़ा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, 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 बढ़ रहा था। इस टाइम के बाद क्या हुआ? वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया? फिक्स हो गया। टाइम बढ़ा लेकिन प्रेशर का वैल्यू चेंज। मान लो यहाँ पे 1 एटीएम था, 2 एटीएम था, 3 एटीएम था, 4 एटीएम था, बड़ा 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 या 4 एटीएम पे आकर के अब तुम कितना टाइम बढ़ा दो, ये 4 एटीएम 4 एटीएम 4 एटीएम, इस पॉइंट पे भी 4 एटीएम, इस पॉइंट पे भी 4 एटीएम, सब जगह 4 एटीएम है। क्या समझ आ रहा है? तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू होता है, टेम्परेचर लेकिन चेंज नहीं करेंगे, तब टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। डेफिनेशन में हमें कांस्टेंट टेम्परेचर लगा देता अच्छी बात है। एक ग्राफ को समझ आया बात? तो जो ग्राफ में लिखा हुआ पार्शियल प्रेशर टाइम के जो ग्राफ, द वेपर प्रेशर, बोलो द वेपर प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर exerted by the vapors at equilibrium। समझा बात को? इक्विलिब्रियम मतलब कंडेंसेशन का रेट है, इवेपोरेशन का रेट क्या होगा? सेम होगा। तो वेपर प्रेशर का सही सही डेफिनेशन समझ में आया? ये मतलब समझ में आया ये वाला एग्जांपल? हाँ, लेकिन अभी मत बोला सर बर्तन को हटा देंगे तो फिर वेपर प्रेशर का कंसेप्ट तो खत्म। अरे यार नो 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 नो, करिए जमिए हो जाएगा, क्या होगा, मारेंगे तो तब गाल लाल कर देंगे। इक्विलिब्रियम की स्टडी हम लोग क्लोज वेसल्स में ही करते हैं, समझा? बर्तन यार नानी का नाती इतना ना पता है। वेसल्स अंग्रेज के स्कूल से पढ़े हो, ये सब बिहार बोर्ड का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ा है, ये अंग्रेज वो अंग्रेज, अंग्रेज के पढ़ने के बाद वेसल्स नहीं पता। यूटेंसिल्स अटेंसिल्स, वो तो अंग्रेजी का दादा बन जाओ चट्टा। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाना, सुनो जनाजा निकाल देगा। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला, भूल भी गया मैं क्या बोलने वाला था। हाँ, तो फिर इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते, इक्विलिब्रियम की स्टडी ही करते हैं क्लोज बर्तन में, समझा बात को? इक्विलिब्रियम की स्टडी ही करते हैं क्लोज कंटेनर में। ये बात को मैंने जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था 11th में तो लिखा था कि इट इज द स्टडी इन द क्लोज कंटेनर। ओके, इट इज स्टडीड इन द क्लोज कंटेनर। मैंने इसको क्लोज कंटेनर में, मैंने कि क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया जा सकता है, किया जाता है। मैंने पढ़ाया, बताया था, लिखाया था। बात तो रहता नहीं दिमाग में, दिमाग से बात निकल जाता है। आप समझ आया? टेम्परेचर कांस्टेंट, वेपर प्रेशर बताओ कांस्टेंट वैल्यू के डिफर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाए तो ये वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। तो हर लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा। ये इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। क्या समझ आया बात को? हाँ, इसे नोट करो, नोट करो इसको, आप नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो इसको। ओके, देखो इसको लिख लेना, लिख लियो सब। वेपर प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है? ओके, वैसे जनरली हम लोग ये लिख लेते हैं, सुनो अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। अरे कोई ज्यादा वोलेटाइल है, कोई कम वोलेटाइल है, तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा वेपर बन के उड़ाएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। हर नेचर ऑफ मतलब नेचर ऑफ लिक्विड मतलब हर लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा, या सब्सटेंस का, लिक्विड के बदले में सब्सटेंस भी लिख सकते हो। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बताया था अभी टेम्परेचर पे। ओके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, पता है ना। बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। कौन ज्यादा वेपर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जो जितना वेपर बनाएगा अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लॉजिकल है। क्या समझाया? हाँ, ये 3 बातें हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बातें, जो इस चैप्टर की सबसे दमदार बातें हैं वो समझो। मिटाओ इसको, मैं मिटा रहा हूं। अब आ जाओ इंटरेस्टिंग बात पे। ए सुनो सुनो, हैश टैग देके इसको लिखना, पॉइंट को किसमें करके लिखना, नहीं बोलो, कौन है ना, नहीं बोलो, हम गाली देंगे फिर, बता रहे हैं। पहले एक हैश टैग देके या स्टार देके पॉइंट लिख देना, या एरो देके, जो भी एरो देकर ऐसे लिख देते हैं। रुको, चलो सुनो तो 1 मिनट, लिखो तो लैंग्वेज। द वेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेपर प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाम सुना है इसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कभी तो सुने होंगे ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन प्रॉपर्टी है? सुनो ना जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद है, कभी 11th में पढ़ाए थे थर्मोडायनेमिक्स में, जो अमाउंट पर डिपेंड। हाँ, जो नहीं समझते हो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो अमाउंट पर डिपेंड ना करे। याद ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है,
वेपर प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या समझा गया? चलो लिख लेना बाद में। अब जो बात आ रहा है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख रहा हूं, एरो देकर के या हैशटैग देकर जो भी है, हैशटैग लगा देता हूं, हैशटैग ना स्टार देता हूं। चलो सुनोगे, स्टार भी लगाता, एरो लगाता हूं। चलो कोई बात नहीं, समझो बात पहले, समझोगे? लिख लेना बाद में, तुम लोग खुद इसका डिसाइड करना। मान लो कि एक बर्तन में मैं ले रहा हूं, एक बर्तन में ले रहा हूं मैं, एक बर्तन में ले रहा हूं मैं प्योर लिक्विड। क्या ले रहा हूं? दिस इज द प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ओके अर्चू ध्यान दो, यहां प्योर लिक्विड, यहां पर कुछ ही होगा, उसका गैस वेपर मॉलिक्यूल होंगे। एंड दिस इज, सुना, इसी लिक्विड को क्या किया, एक और बर्तन ले रहा हूं, इसी लिक्विड को एक सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? जैसे ये पानी मान लो सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ अल्कोहल डाल के एक सॉल्यूशन बना दे रहा हूँ, कुछ भी, या मान लो कुछ चीनी डाल दे रहा हूँ। ओके चीनी डाल रहा हूँ, सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है। ओके तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? इसी का सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? लो इसी लिक्विड का, यहाँ ये प्योर लिक्विड में स्टेट में है, यहाँ पर क्या चीज़ बना दिया मैंने? सॉल्यूशन बना दिया। मैं तुमसे पूछूंगा, अब मैंने जो इसमें डाला, नमक डाल दिया या चीज, मान लो कि मैंने डाल दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया। कैसा डाल दिया? सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल माने कि इसमें मैंने जो सॉल्यूट डाला ना, वो सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है, माने उड़ने वाला। माने ये कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे पानी और चीनी घुला हुआ है, यहाँ पर केवल पानी घुला हुआ है, तो यहाँ पे पानी का वेपर होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर की बात करेंगे, और यहाँ पे लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अब मैं तुमको पूछूंगा, यही बर्तन, जितना बड़ा बर्तन ये, उतना बड़ा बर्तन ये भी है, समझना, जिस टेम्परेचर पे इसको लिया गया उसी टेम्परेचर पे इसको लिया गया, नथिंग चेंज। ओके अब मेरी बात सुना, तुम लोग से पूछूंगा, जवाब देना। बताओ सॉल्यूट कैसा लिया गया है? नॉन वोलेटाइल। ऐसा भी हो सकता है सर सॉल्यूट वोलेटाइल ले लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, तो वहां पे पानी का भी वेपर प्रेशर होता है और अल्कोहल का भी होता है। अरे दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब निकालना है ना, उसके लिए हम लोग एक लॉ पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ। क्या पढ़ना है? इसके बाद जस्ट टॉपिक वही आ रहा है, राउल्ट्स लॉ। का नाम उसका, हाँ, कि किसी सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का, प्योर लिक्विड का नहीं, सॉल्यूशन की बात में कर रहे हैं। चैप्टर क्या पढ़ा है हम लोग? सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो हम लोग क्या करें, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? अगर दोनों वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, दोनों के वेपर प्रेशर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, दोनों का वेपर प्रेशर आएगा। मान लो लेकिन सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, क्या है? सॉल्यूट क्या है तुम्हारा? नॉन वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्वेंट तुम्हारा क्या है? वोलेटाइल है, तो केवल किसका वेपर प्रेशर निकलेगा वहां पे? सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट तो वेपर नहीं बनाएगा ना। क्या समझ आ रहा है? चीनी डाल दिए, चीनी वेपर बनाएगा क्या? तो केवल सॉल्वेंट का ही ना वेपर प्रेशर होगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। क्या समझाया? अब मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने नॉन वोलेटाइल लिया, एग्जांपल दिया, उसको आगे पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ में। मैं तुम बोलूंगा कि यहाँ पे इस जो लिक्विड यहाँ डाला, वही लिक्विड यहाँ डाला, बताओ यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा। बताओ यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा है कि यहाँ पे वेपर ज्यादा है? ये बताओ क्यों, रीजन बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? जवाब दो, बोलो जल्दी, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इस लिक्विड का कि इसके लिक्विड के सॉल्यूशन का? क्यों, रीजन बताओ ना। ना 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 बाबा, ना 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 बाबा ना। इवेपोरेशन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना। अब जब इसमें तुमने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने से क्या होगा, सुना चाहिए। ये सरफेस फिनोमेना था ना, इसमें सरफेस पे था ना, ये मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, मैं बना रहा हूँ, ये क्या है बताओ, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या बताओ, बोलो ना, बोलो ना, वाटर मॉलिक्यूल है। ये तुम्हारा जो है चीनी का मॉलिक्यूल है, क्या सॉल्यूशन बन गया? ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल छोटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है, अब सॉलिड का मॉलिक्यूल जगह बड़ा बनाना है, ठीक है। ये कहीं नहीं बोल रहे हो, ये काला वाला क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, और ये ओके। वैसे सॉलिड के पार्टिकल का साइज जो है जनरली थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ, माने कि बड़ा होता है साइज में। ओके देख लेंगे, चलो मैं डिफरेंस करने के लिए समझा रहा हूँ, बाद में उसको बता दूंगा मैं। चलो काला वाला तुम्हारा क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल बोल दो,
और ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, क्या है। अब यहाँ पर देखो 2E2E2, यहाँ पर तो केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, क्या होंगे। अब बताओ इसमें क्या, बताओ सरफेस पे क्या है वो मॉलिक्यूल है, बिस्ट होगा, बिस्ट होगा मान लो, बट यहाँ पर क्या बिस्ट हो रहेगा, डॉक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि जितना जगह पहले बैठा हुआ था खुशी खुशी आराम से बैठा हुआ था, एल फैल करके बाल बच्चा सबको बैठाया हुआ था अपने दोस्त सबको, अभी एक्स्ट्रा आदमी आ गया उसके जगह को क्या कर दिया, पहले 10 मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए जा रहा था, अब क्या मॉलिक्यूल जाएगा, क्यों, क्योंकि जगह छेक लिया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, किसके मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल है उन्होंने जगह छेक लिया, तब पहले वेपर बनने के लिए जितना मॉलिक्यूल जा रहा था उतना मॉलिक्यूल अब नहीं जाएगा। रीजन समझ आया, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने लिक्विड के मॉलिक्यूल का जगह ऑक्युपाई कर लिया, ले लिया, छेक लिया, जिसकी वजह से वेपर यहाँ पर ज्यादा बनेगा, यहाँ पे वेपर, क्यों वेपर कम मिलेगा, क्यों जगह ले लिया, क्या समझे। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वो कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर, दैट्स व्हाई, बोलो मेरे साथ रिपीट करो, लिक्विड का वेपर प्रेशर अपने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। जोर से बोलो एक बार, जोर से, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा होता है। एक बार जोर से बोलो तो कान फाड़ देगा तुम्हारा, जोर से बोलो, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, अधिक होता है, क्या समझाया। सो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, ये आगे काम आएगा, अभी मैं लिखा दे रहा हूं, तो लिखो लैंग्वेज में, क्या लिखोगे, द वेपर प्रेशर, बोलो ना, ऑफ प्योर लिक्विड, ऑफ प्योर लिक्विड, अब मैंने फिगर तो अच्छा बनाया, दो ना, यहाँ पे कम ज्यादा दिखाया, यहाँ पे कम दिखाया, बुझे कि नहीं, अरे बुझे, प्योर लिक्विड सबका मतलब होता है, मैं चिड़चिड़ी भी पढ़ूंगा तो उसका मतलब है, हाँ, लिक्विड इज हायर देन, बोलो, हायर देन इट्स सॉल्यूशन, इट्स, क्या सही बात गलत बात है, किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन से ज्यादा, नोट करो इसको, वीडियो पॉज करो, यही पॉइंट, हाँ ये दो, चलो इसको लिखो, ओके, आवाज बंद करो। सो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया आज का, तो आज वेपर प्रेशर यहीं पर रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, ये बात याद है ना कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, यानी सुन रहे हो, आज जब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे ना, तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो कौन सॉल्यूट, एक चीज समझो, जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल होगा, क्या होगा जनरली, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा, लेकिन लिक्विड जो सॉल्यूट डालेंगे ना, सॉल्यूट, वो तुम अगर चीनी डालो तो नॉन वोलेटाइल है, ओके, तो जो सॉल्यूट डाल रहे हैं वो वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, क्या समझ रहा है। अगर तुम्हारा सॉल्यूट तुम्हारा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा, दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, मिक्सचर का वेपर प्रेशर मिल जाएगा, क्या समझा। अगर मान लो कि नहीं, सॉल्यूट तुम्हारा वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही तुम्हारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माना जाएगा। तो दोनों केस में राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ, भाई उसी की बात करेगा कि एक सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, इसी की बात करेगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का पकड़ाएगा आप क्वेश्चन। राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, पॉजिटिवली डेविएटिंग सॉल्यूशन, नेगेटिवली डेविएटिंग सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, इस सब की बात करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो भी टॉपिक आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो रहने इसके लिए, ओके बाबू, दैट्स ऑल, ओके, लेट करो, चलो कैंसिल करो।